खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुग्राम में के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली प्रवास पर थे कमलनाथ। अस्पताल में भर्ती होने की वजह का खुलासा अभी नहीं हुआ है। कांग्रेस समर्थकों में अब चिंताएं बढ़ गई हैं। कमलनाथ के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुई हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली प्रवास पर थे कमलनाथ। अब अस्पताल में भर्ती होने की खबरें उनकी आ रही हैं। हालांकि किस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, इस मामले का अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस समर्थकों के बीच कमलनाथ को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले कई दिनों से कमलनाथ दिल्ली प्रवास पर थे। अब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। कमलनाथ की अस्पताल में भर्ती होने की खबरों के साथ कांग्रेस समर्थकों में चिंताएं बढ़ गई हैं। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एयरपोर्ट पर विमान को हाईजैक करने वाले फोन का लोकेशन मिल गया है। एटीएस की टीम सुजालपुर पहुंची और युवक से पूछताछ शुरू कर चुकी है। प्लेन हाईजैक की सूचना के बाद अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के 2 एयरपोर्ट भोपाल एयरपोर्ट पर धमकी भरा फोन आया था। फोन के बाद तमाम एजेंसियां जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। इंदौर भोपाल की 2 फ्लाइटें हाईजैक करने की सूचना दी थी फोन पर किसी युवक ने। सूचना के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर मौजूद फ्लाइट में सर्चिंग अभियान चलाया गया था। हालांकि अब पुलिस ने फोन करने वाले युवक का लोकेशन ट्रेस कर लिया है और एटीएस की टीम सुजालपुर पहुंची है, जहां युवक से पूछताछ शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, प्लेन हाईजैक करने की सूचना के बाद प्रदेश के 2 एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। धमकी भरा फोन आया था भोपाल एयरपोर्ट पर, जिसके बाद सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पे हैं। इंदौर और भोपाल की 2 फ्लाइटों को हाईजैक करने की सूचना किसी ने फोन करके दी थी, जिसके बाद इंदौर एयरपोर्ट पर मौजूद फ्लाइट में सर्चिंग अभियान चलाया गया। हालांकि फोन करने वाले युवक का लोकेशन ट्रेस हो गया, जिसके बाद एटीएस की टीम युवक से पूछताछ कर रही है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सर्व समाज द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पश्चिम बंगाल राज्य में गत दिवसों में हुए हिंदुओं के अधिकारों के हनन और क्रूरतापूर्वक हत्या, लूटपाट, अस्मिता पर हमले के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। वहीं इस ज्ञापन में शहर के 500 लोगों ने हस्ताक्षर किए। अगली खबर नागदा से है, जहां विधायक दिलीप सिंह गुज्जर अचानक कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने खाचरौद सिविल अस्पताल पहुंचे। वहां पर बनने वाले 5 आईसीयू बेड की तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही कार्यों को और तेजी से कराया जाए, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। खबर नागदा से है, जहां विधायक तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर खाचरौद अस्पताल पहुंचे। यहां पर 5 आईसीयू बेड की तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। अगली खबर रतलाम से है, जहां नामली के टीकाकरण केंद्र पर पटवारी जितेंद्र कुमार अवस्थी ने 2 जून को टीकाकरण केंद्र पर व्यवस्था देखने के दौरान पूर्व पार्षद और पूर्व प्रतिपक्ष नेता पर नाथ योगी ने अभद्र व्यवहार कर झूमा झटकी की। इस पर मंगलवार को नामली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। वह इस मामले पर आरोपी को फरार बताया जा रहा है। रतलाम से खबर है, जहां पर टीकाकरण केंद्र नामली में पटवारी जितेंद्र कुमार अवस्थी से 2 जून को व्यवस्था देखने के दौरान पूर्व पार्षद और पूर्व प्रतिपक्ष नेता ने अभद्र व्यवहार कर उनके साथ छीना झपटी की थी। इस मंगलवार को नामली पुलिस ने
मामला दर्ज किया। वहीं इस मामले में आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। खबर रीवा से है, जहां जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव पनासी के निवासी उमाशंकर मांझी ने घर के अंदर सो रही बुआ सहित 2 भतीजी के ऊपर एक तरफा प्यार में एसिड फेंक दिया। जहां इस घटना के बाद भाग रहे आरोपी को तकरीबन 100 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी से पूछताछ कर सामने आया कि पनासी गांव निवासी उमाशंकर मांझी, जो 2 बच्चों का बाप है, वो गांव की एक युवती से एक तरफा प्यार करता था। आरोपी को जब इस बात का पता चला कि युवती की शादी होने वाली है, तो उसने शादी तुड़वाने का प्रयास किया और जब उसे सफलता नहीं मिली तो युवती सहित उसकी 2 भतीजों के ऊपर सोते समय एसिड फेंक दिया। बच्चियां आई हैं, एक उनमें से वयस्क है और 2 नाबालिग हैं। तो ये त्योंथर CHC जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ से रेफ़र किया गया है इनको। इनके चेहरे पर कुछ कोरोसिव सब्सटेंस जैसे कुछ जलने के निशान हैं, तो इस कारण से उनका परीक्षण कराया गया है। एक बच्ची के आँख में बाहर से कुछ समझ में आ रहा था, जिस कारण से आई स्पेशल। पहले कुछ झगड़ा हुई थी मेरे घर में, वो वादा कर है तुम्हारे घर के विनाश कर देगी। और 3 जने पर घर में कोई चोरी करी थी, तो मैं क्या कहते हैं कहाँ तुम पचे गैस के हमके शंका करते हैं, तो यही कोचेस कहा लागे थे। क्या पूरी कार्रवाई हुई है सर, अब तक कैसी चीज़ें सामने आई है? ये जनेह थाना के अंतर्गत एक गांव है, वहाँ का मामला है। दोनों एक दूसरे को बहुत पहले कई सालों से जानते थे और उसके बाद जब लड़की की शादी कहीं और होने लगी तो ये जो लड़का था ये शादीशुदा था पहले से, इसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। इसके बाद भी इस लड़की से इसका संपर्क संबंध था। लड़की को जानकारी थी सारी चीज़ों के बारे में। जब लड़की की शादी कहीं तय हो गई तो लड़की ने उसको उसके बाद फिर साथ में रहने से मना किया। उस बात पर से इसने रंजिशन बस मौका देख के और उसके घर गया। पिछले करीब 6-7 दिनों से लगातार प्रयास कर रहा था कुछ बातचीत करने का, कुछ उसको नुकसान पहुंचाने का, ऐसा अभी पूछताछ के दौरान बता रहा था। कल रात को इसको अवसर मिला, तकने के बाद इसने देखा कि कमरे के अंदर है और उसके बाद। अगली खबर निवाड़ी से है, जहां कोरोना महामारी लॉकडाउन से आम जन को बड़ी राहत मिली है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा अभी भी बना हुआ है, जिसके भय से बचने के लिए निवाड़ी जिले के पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह के निर्देशन में पृथ्वी SDOP संतोष पटेल ने पृथ्वीपुर पुलिस बल के साथ कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर वैक्सीन का टीका लगवाने वाले लोगों को सच्चा देशभक्त बताते हुए उनके सीने पर तिरंगे का बैच लगाकर उनका सम्मान किया। वहीं वैक्सीन ना लगवाने वाले लोगों को खतरनाक बताकर मुझे ना छुए, मैं अभी वैक्सीन का टीका नहीं लगवाया है का चेस्ट कवर पहनाकर शर्मसार किया और उनसे कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगवाने की शपथ दिलवाई। शिक्षक श्री आलोक कुमार सिंह साहब का निर्देश है कि लोगों को समझाइश इस तरह से दें कि उन्हें याद रहें और वो उसका पालन भी करें। तो इसी क्रम में आज हमने तिरंगे के कुछ बिल्ले बनवाए थे, जिसमें लिखा था कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने कोरोना का टीका लगाया है। जिसने टीका लगवाया उनको हमने सम्मानित किया और जिनने नहीं लगवाया अभी तक लापरवाही बरती उनको हमने एक चेस्ट की तरह उसमें पहनाया। एक प्रिंट था जिसमें लिखा था कि मुझसे दूर रहें क्योंकि मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगाया। तो वो उन्हें एक कम अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो मुझे उम्मीद है कि वो कल टीका जरूर लगवाएंगे और लोगों ने संकल्प भी लिया कि हम टीका जल्द से जल्द लगवाएंगे। प्रदेश में जूनियर डॉक्टर के बाद अब नर्सिंग एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू कर दी है। अपनी लंबित मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा 7 दिन काली पट्टी बांधकर कार्य किया जा रहा है। बुधवार सुबह MY अस्पताल में 750 नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। नर्सेज एसोसिएशन ने बताया कि उन्हें पूरे कोविड काल में पूरी तन्मयता से काम किया, उनके कई साथी इस काल में शहीद हुए। उनकी मांग है कि उनके किसी परिजन को अनुकंपा नियुक्ति के साथ
उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाए। साथ ही उच्च स्तरीय वेतनमान 2 ग्रेड अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में कार्यरत समस्त नर्सेस को दी जाए। साथ ही पुरानी पेंशन योजना भी लागू की जाए। नर्सों का कहना है कि कोरोना काल में शासन ने जितनी भी घोषणाएं की उन पर अमल नहीं किया गया। 750 नर्सिंग स्टाफ है एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंदर जो ये विरोध प्रदर्शन में शामिल है। किस तरह का विरोध? अभी हम विरोध सप्ताह के रूप में 7 दिन मना रहे हैं। उसके बाद आगे की रूपरेखा बता दी जाएगी, अनिश्चितकालीन आंदोलन तक जाएगी, क्योंकि शासन सुध ही नहीं ले रहा है। 12 मई को नर्सेज डे, आज से 2 महीने पहले ही हमने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था और केवल इतनी दरख्वास्त की थी कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमसे वार्तालाप करें और इन मांगों पर विचार करें। लेकिन बावजूद इसके उनका रवैया, सरकार का रवैया तानाशाही पूर्वक है। उन्होंने ना तो सुना है, ना बुलाया है हमारे पदाधिकारियों को, मांगों के बारे में चर्चा भी नहीं की। तो अब हमें मजबूरन आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ा। जब सबको समान कार्य समान वेतन की बात बोली गई है सरकार के द्वारा, तो जब रीवा और ग्वालियर में जब यहाँ पे बाकी जो है खंडवा, भोपाल, इंदौर, इन सब की अपेक्षा वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पे भी बराबर हर जगह पे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे बराबर से सैलरी मिलनी चाहिए। और जो इवन वहाँ से जो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें भी यहाँ के जो जितने भी लोग हैं उन लोगों से ज़्यादा सैलरी मिल रही है। हम चाहते हैं कि सरकार इन पर अपना ध्यान डालें और हमारी समस्या का सुधार। किस तरह का विरोध किया है? हम लोग आज 9 तारीख को 10 तारीख को हम लोग ये काली पट्टी बांधकर अपना कार्य करेंगे। हम अपने कार्य में कोई भी बाधा नहीं डाल रहे हैं, हम काली पट्टी बांधकर सिर्फ विरोध। खबर शाजापुर से है। परशुराम सेना सुजालपुर ने एडीएम महोदय प्रकाश कस्बे को महामहिम राष्ट्रपति के नाम रामदेव और राम किशन यादव के द्वारा ज्योतिषी मुहूर्त की आलोचना करने पर विरोध के तौर पर ज्ञापन सौंपा गया है। ब्राह्मण समाज युवा शाखा अध्यक्ष पार्षद प्रवीण जोशी ने ज्ञापन का वाचन किया, जिसमें बताया गया कि बाबा रामदेव और राम किशन यादव के लगातार विवादास्पद बयानों के बाद ज्योतिषी शास्त्र को पाखंड बताना वेद शास्त्रों के खिलाफ सनातन धर्म का अपमान है। रामकिशन यादव ने जिस तरह एलोपैथ पर दिया अपना बयान वापस लिया, ठीक उसी तरह ज्योतिषी के ऊपर दिए गए बयान को वापस लें और सनातन धर्मावलंबियों से माफी मांगे। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति से बाबा रामदेव पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग परशुराम सेना द्वारा की गई। ज्योतिष का आप अपमान कर रहे हैं, मुहूर्त को गलत बता रहे हैं और इसके पहले भी रामदेव जी शनिदेव के बारे में बोल चुके हैं। शनिदेव के बारे में रामदेव जी का बयान है कि ये काले पत्थर की मूर्ति क्या बिगाड़ लेगी, मेरा कुछ बिगाड़ सकती है बताओ। इस तरह से मूर्ति पूजा का भी अपमान रामदेव जी के द्वारा पहले भी किया गया है। रामदेव जी ने पहले ब्राह्मणों का अपमान किया। एक सीरियल आया था रामदेव एक संघर्ष, जिसमें ब्राह्मण को आतंकवादी और ब्राह्मण को जो है अंधविश्वास फैलाने वाला बताया गया है। आखिर ब्राह्मण जो सनातन धर्म का पालन करता है और सनातन धर्म जिसकी वजह से टिका हुआ है, आखिर कब तक सहन करेगा। रामदेव जी के खिलाफ बहुत ही उग्र आंदोलन की जरूरत है और रामदेव जी इस ब्राह्मण समाज से और देश से सनातन धर्मावलंबियों से माफी मांगे। सिर्फ भगवा चोला ओढ़ लेने से कोई सनातन धर्म का वाहक नहीं हो जाता। अगली खबर जबलपुर से है, जहां सीएसपी अखिलेश गौर के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले में एसएसपी रोहित काशवानी ने बताया कि समता कॉलोनी में नकली नोट छापने का अवैध काम किया जा रहा था, जिसको लेकर पूरे मामले में काफी दिनों से नजर बनाए रखी गई थी। पुख्ता जानकारी के बाद गोहलपुर और हनुमान ताल थाना की संयुक्त टीम गठित कर समता कॉलोनी में दबिश दी गई, जहां दबिश के दौरान नरेश आसवानी के घर कलर प्रिंटर नोट बनाने वाले कागज सहित 4 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। कल हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ इस एरिया में आसपास सैयद बाबा की मज़ार के आसपास नकली नोट चल रहे हैं। तो हमारे थाना प्रभारी टीआई हनुमान ताल उन्होंने प्रॉपर चेकिंग लगवाई और साथ ही गवाहों को बुलाया कि यहाँ पर सूचना है तो आप आएँ। उसके बाद सैयद बाबा की मज़ार के पास सूचना में एक व्यक्ति को पकड़ा, उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम नरेश आसवानी बताया और उससे जब चेकिंग की गई तो उसके पास कुछ नोट मिले जो संदिग्ध लग रहे थे। उन संदिग्ध नोटों को ढंग से देखा गया तो वो असली नोट नहीं थे। वहीं सतना जिले में अमावस्या मेले पर जिला कलेक्टर अजय
कटेसरिया ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये प्रतिबंध 9 जून की दोपहर 12 बजे से 11 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। पूरे चित्रकूट में संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक मंदिर मठ में पुजारियों द्वारा पूजा की जाएगी। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। ऑटो वाहन और सभी तरह के आवागमन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। अगली खबर रीवा से है, जहां अल्लाह बख्श कॉलोनी में सोमवार की रात मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली, जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मौके से वारदात में शामिल एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मारपीट में शामिल एक अन्य आरोपी को भी चोटें आई हैं और जिसका उपचार संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन पुलिस लापरवाही के चलते पीड़ित की मौत की खबर लगते ही आरोपी वहां से भाग निकला। ये एक मुबारक हैं, ये वहाँ रहते हैं घटनास्थल के पास में ही, और इनके पास में ही 2 भाई रहते हैं, साहिल और शाहरुख। इनकी चिकन शॉप की दुकान है, ठेला लगाते हैं वो भी। तो इसके कारण से कुछ बात पे विवाद हुआ, ठेले वेले की बात पर से लेके लगाने को लेके। उसी बात पर से क्या हुआ कि इसने अपने नौकर से डंडा मांग के शाहरुख को, साहिल ने ये मुबारक को मार दिया। एक डंडा इसको कुछ चोट लग गई थी और उसके बाद वो। इस वक्त की बड़ी खबर अशोकनगर से है, जहां एसबीआई बैंक शाखा में बैंक कर्मी ने फांसी लगाई है। मृतक का नाम मनीष चौधरी मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है। बैंक कर्मी फांसी लगाने का कारण अज्ञात है। जिला अस्पताल ब्रिज के पास एसबीआई की ब्रांच में काम करता था बैंक कर्मी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर अशोकनगर से है, जहां एक बैंक कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फांसी लगाने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। अगली खबर मंदसौर से है, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि चोर क्षेत्र में लगातार चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहा था। साथ ही आरोपी लोगों का सामान उठाकर भाग जाया करता था, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अरुण मिश्रा नशे का आदी था और इस लत को पूरा करने के लिए चोरियां किया करता था। वहीं पुलिस ने इसके पास से 6 कीमती मोबाइल फोन, लैपटॉप और स्पोर्ट्स साइकिल बरामद की है। पिछले कुछ दिनों से शहर में लगातार चर्चा थी, एक व्यक्ति साइकिल से आता है और कुछ सामान उठा के छोटा मोटा लेकर चला जाता है। उसकी पतारशी की गई थी, कुछ फुटेज भी उपलब्ध कराए गए थे। उसके आधार पर कल उप निरीक्षक ब्रजेश दुबे की टीम द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से एक लैपटॉप बरामद हुआ है, एक मोबाइल एप्पल का जो वाईडी नगर से चोरी हुआ था, और उसके अलावा 4 मोबाइल और हैं और 2 उसके बाद से साइकिल। दूसरी खबर स्किप कर दो। व्यक्ति आदतन नशाखोर है, नशा करने का आदी है, पेंटिंग वेंटिंग का काम भी कर दूं? तो जैसे पैसे आते हैं वैसे खर्च कर देता है, कभी सामान कहीं रख देता है, कहीं से उठा के ले आता है। बड़ी खबर अशोकनगर से है, जहां एसबीआई बैंक शाखा के कर्मी ने फांसी लगाई है। मृतक का नाम मनीष दुबे चौधरी मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है। फांसी लगने का कारण अज्ञात है। जिला अस्पताल ब्रिज के पास एसबीआई की ब्रांच में काम करता था बैंक कर्मी। बड़ी जानकारी आपको हम अशोकनगर से दे रहे हैं, जहां बैंक शाखा में काम करने वाले एक बैंक कर्मी ने आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर। खबर अमरवाड़ा से है, जहां नगर की नटनी माई नगर भोज समिति लगातार नगर में सेवा कार्य किए जा रही है। इसी दौरान समिति के अध्यक्ष बूटी नेमा और समिति संरचनाकार राधेश्याम सोनी ने बताया कि कोरोना काल के इस भीषण आपदा में अत्यधिक परिवार आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उनकी समिति ने निर्णय लिया है कि नगर के चुनिंदा विकलांग और बेसहारा लोगों को 1-1 हजार की नकद मदद दी जाएगी, जिसके फलस्वरूप
रविवार को घर पहुंचकर ये सहायता राशि वितरित की जाएगी। विकलांगों को 1000 नकद रुपए राशि दिए जाने की सेवा संस्थान ने ऐलान किया है। रविवार को घर घर पहुंचकर ये राशि लोगों को दी जाएगी। खबर हरदा से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कोरोना काल में भी बीपीएल, अंत्योदय, गरीब वर्ग के लोगों को 3 महीने का राशन निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राशन दुकानों पर कई सेल्समैन केवल 1 ही महीने का राशन देकर खाना पूर्ति कर रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि अधिकारी उनका अंत्योदय कार्ड नहीं बनवा रहे, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बताओ कितने महीने का राशन मिला है फ्री और कितने का पैसे वाला राशन मिला है आपको? 1 महीना का मिला अभी राशन जो फ्री है, बाकी का सब पैसा लिया। 1 महीने का राशन का पेमेंट लिया है? नहीं लिया, इनका नहीं लिया, उसका बाकी का सबका पैसा लिया। मुख्यमंत्री द्वारा 3 महीने का राशन फ्री दिया है? नहीं दिया। क्या कहते हैं, आपने कभी जानकारी नहीं ली इसकी? ये बताएं, आपको राशन कार्ड बने कि नहीं? आपको नहीं बना। कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? 20 साल से। क्या कहते हैं सरपंच सचिव क्या कहते हैं? राशन कार्ड मना करते कि ओबीसी वालों की नहीं बनती क्या की? दूसरे लोग भी तो आए होंगे वहाँ से डूब क्षेत्र से। गंज आए, सबकी बनी है। तो वो ओबीसी में नहीं आते? हाँ, बे नहीं आता, हम ही आ रहा है बस। कितने ऐसे लोग हैं? हाँ, होंगे 25 लोग। 25 लोग हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अनूपपुर से है, जहां वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र नायडू का निधन हो गया है। कोरोना की चपेट में आने की वजह से उनकी मौत हो गई है। साथ ही पत्रकारों की आंखें इस खबर से नम हो गई हैं। बड़ी जानकारी अनूपपुर से दे रहे हैं, जहां वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र नायडू का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना की चपेट में आने की वजह से उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें, इस खबर से साथ ही पत्रकार की आंखें नम हो गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम अनूपपुर से दे रहे हैं, जहां वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र नायडू का निधन हुआ है। कोरोना की चपेट में आने की वजह से ये मौत हो गई है। साथ ही पत्रकारों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी है। खबर सतना से है, जहां आदिवासी बाहुल्य के इलाके में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान को लेकर ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं कि लोग यहां टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। वहीं इस तहसील में तमाम ऐसे आदिवासी गांव हैं जिनमें अभी तक एक भी व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हुआ है। टीका की बात करने पर स्थानीय लोग जड़ी बूटियों से इलाज करवाकर ठीक होने का दावा कर रहे हैं। उसमें हमारे मजदूर ब्लॉक के अधिकांश गाँव के लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। उनसे हम बार बार बोलते हैं, हमारी आशा कार्यकर्ताएं एएनएम बार बार बोलती हैं लगवाने के लिए, वो नहीं आते हैं। और ऐसे गांव मजदूर से यहाँ से होते हुए झरी, नकैला और पड़मनिया, ये सब ऐसे गांव हैं जहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। हर गांव में हम लोगों ने एक कमेटी बना के रखी है। वो कमेटी अपना काम कर रही है। हम लोग कुछ अनाउंसमेंट के माध्यम से भी मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो पूरा जो सरकारी सिस्टम है इस काम में लगा है। ये ज़रूर है कि सही है कि भ्रांतियां हैं। अगली खबर बैतूल से है, जहां जिले में 47 गांव ऐसे हैं जिसमें लोगों को कोरोना का टीका नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि लोगों के मन में डर है, इस वजह से लोग वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के समझाने के बाद भी लोग विभाग के कर्मियों से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बैतूल में लोग वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं। अफवाहों की वजह से लोग टीकाकरण केंद्र नहीं जा रहे हैं टीकाकरण करवाने के लिए। इतना ही नहीं, लोग स्वास्थ्य कर्मियों के साथ झगड़े करने पर भी उतारू हैं। करीब 1400 गांव है टोटल, और उन 1400 गांव में से 47 गांव विभिन्न विकास खंडों में से हैं जहां पर लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है। 0 वैक्सीनेशन मान सकते हैं उन जगहों पर ही। सर, क्या वजह रही कि यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा? देखिए, अधिकतर गांव दूरस्थ इलाकों में हैं, आदिवासी क्षेत्रों में हैं,
और उन लोगों में वैक्सीन को लेकर बस ऐसे रोजंदा का काम करता, खेतवाड़ी का। अच्छा गणेश भाई, टीका लगवा लिया आपने? अभी तो नहीं लगाया। क्यों, डर नहीं लग रहा? कोरोना का डर नहीं लगता? अगली खबर विदिशा जिले से है, जहां ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के अटारी खेजरा में एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान दुर्गेश शाह मोहनगिरी माता मंदिर के पास रहने वाले के तौर पर हुई है। मृतक के बड़े भाई गौरी शंकर शाह ने बताया कि मंगलवार को की रात से उनका भाई लापता था और अब उसका शव बरामद हुआ है। वहीं मौके पर विदिशा एसपी विनायक वर्मा और एडिशनल एसपी संजय शाह डीएसपी भी पहुंचे। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया 302 का मामला सामने आ रहा है, जल्द ही इस मर्डर केस का खुलासा करेंगे। बड़ी खबर टीकमगढ़ से है, जहां खरगापुर वार्ड नंबर 10 में पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया है। सीलबट्टे से पत्थर से पत्नी के सिर पर हमला किया है। पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं, उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिंदगी और मौत के बीच महिला झूल रही है। बड़ी जानकारी आपको टीकमगढ़ से दे रहे हैं, जहां खरगापुर वार्ड नंबर 10 में पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया है। सिलबट्टे से पति ने पत्नी के सिर पर हमला किया है। इस हमले में पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अगली खबर सागर से है, जहां गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के कुछ दूरी पर मेला रहे प्रांगण के चबूतरे के पास युवक की हत्या होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर घटनास्थल का एडिशनल एसपी विक्रम सिंह परिहार ने जायजा लिया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था लागू रहे, इसलिए जिले से सख्ती के साथ भारी पुलिस बल तैनात किए गए, जिसमें बताया जा रहा है कि साबूलाल वार्ड निवासी लखन यादव रात में अपने दोस्तों के साथ घटनास्थल पर देखा गया था। कुछ समय बाद गढ़ाकोटा के रहस्य मेला परिसर स्थित रहली रोड के किनारे युवक के खून से लथपथ होने की सूचना मिली। जब पुलिस ने जाकर देखा तो उसके गले में धारदार हथियार से हमला किया गया था। खून अधिक बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां सेंट्रल बैंक अपनी गलतियों के कारण सुर्खियों में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ का हाल ऐसा है कि एक तरफ कोरोना का खतरा तो एक दूसरी तरफ पैसों की मार। यहाँ के बैंक के ग्राहक लगातार परेशान हो रहे हैं। रोज घंटों धूप में खड़े होकर अपने ही पैसों के लिए बैंक से गुहार लगाते हैं। वहीं लोगों ने पत्रकारों का सहारा लिया तो उल्टा बैंक वालों ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बैंक शाखा प्रबंधक को उनकी गलतियों के लिए ज्ञापन सौंपा और गलतियों को सुधारने की बात कही। आम जन से बात करने पर उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको घंटों धूप में खड़ा कर दिया जाता है और कोई अगर उस पर अच्छा कोई जिसका ज़्यादा पैसा है वो अगर आ जाए तो उसको अंदर बैंक के अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है। और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कहा जाता है कि आप बाहर ही रहिए, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, इस कारण से आप अंदर नहीं आ सकते। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां रामानुजगंज जिले के अंतिम छोर में झारखंड और उत्तर प्रदेश को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए कन्हर नदी में बनने वाले पुलिया का निरीक्षण क्षेत्रीय विधायक ने किया, जिसमें विधायक बृहस्पति सिंह ने कन्हर नदी के गायघाट और धौली बालचौरा में नव निर्माण होने वाले उच्च स्तरीय पुल के स्थान का निरीक्षण किया। वहीं इस मौके पर उनके साथ लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में उत्तर प्रदेश और झारखंड को जोड़ने वाले पुलिये का निर्माण का विधायक ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि ये पुलिया प्रदेश को 2 राज्यों से जोड़ेंगे, जिसका विधायक ने निरीक्षण किया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।